हेलो, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब कि ऊष्मा का संचरण। आप जानते हैं हीट एक प्रकार की एनर्जी है। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाती होगी। सन से हीट यहाँ आ जाता है, तो आखिर वो कैसे आता है? हम लोग अलाव वगैरह जला कर तापते हैं तो अलाव में हीट रहता है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि हीट यदि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसे ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसे हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम लोगों को पढ़ना है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। आखिर कैसे कैसे हीट, किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, 3 तरीके से यह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसी पर हम लिख देते हैं, ऐसे समझिए। एक है कंडक्शन ऑफ हीट। इसे हिंदी में ऊष्मा का चालन कहते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का संवहन। ये ऊष्मा का संवहन है। और तीसरा है रेडिएशन ऑफ हीट। हीट, ऊष्मा का विकिरण। एक हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हिंदी में इसको कहते हैं चालन, संवहन, विकिरण। तीनों का अलग अलग देखते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट में मोलेकुल का किसी मीडियम से जब हीट ट्रांसफर होता है और उसके मोलेकुल के प्लेस में चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट without change of place of molecule of the medium is called conduction of heat। मतलब ऊष्मा का चालन मीडियम के अणुओं के स्थान में परिवर्तन के बिना होता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसमें होता है कि एक मोलेकुल है, ये हीट अपने बगल वाले को दे दिया, फिर ये हीट अपने बगल वाले को दे दिया, ये हीट अपने बगल वाले को दे दिया, हीट अपने बगल वाले को दे दिया, ये हीट अपने बगल वाले को दे दिया। एक तरीका है, आप देखिए किसी चीज को, मान लीजिए ईंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो रास्ते में यहाँ से वहाँ तक 10 आदमी खड़े हो गए। ये ईंट उठाया, उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, तो आदमी चुपचाप खड़े रह गए, लेकिन ईंट चला गया वहाँ। इट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, इसमें हीट का ट्रांसमिशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे आप आग में सब्जी उब्जी बनाते समय छलनी से हम लोग सब्जी उब्जी चलाते हैं, तो छलनी को इस डायरेक्शन में रख दिए तो हीट इधर चला जाएगा। छलनी को इस डायरेक्शन में रख दिए तो हीट इधर चला जाएगा। हीट इधर चला जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। अब देखिएगा, छलनी का एक पोर्शन रहता है सब्जी में जो कि हीट के कांटेक्ट में रहता है, और उस छलनी के मीडियम से होते होते हीट ऊपर तक आ जाता है, हाथ जलने लगता है। ये कंडक्शन ऑफ हीट है। हाँ, एक और बात आप ध्यान रखिए कि कंडक्शन ऑफ हीट में
के द्वारा केवल सॉलिड में ही होता है हीट का ट्रांसमिशन, माने केवल सॉलिड मीडियम में ही हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन ऑफ हीट के कारण होता है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज आप देखे हैं कि ये हीट का कंडक्टर है, मतलब हीट जैसे मेटल हमारा हीट का कंडक्टर है, वुड लेकिन हीट का कंडक्टर नहीं है। एक बात, एक ही ऐसा चीज है माइका, जिसको हिंदी में अब्रक कहते हैं, जो हीट का कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। माइका इज द ओनली सब्सटेंस which is not conductor of electricity but conductor of heat। माने अब्रक एक ऐसा पदार्थ है जिससे बिजली का कंडक्शन नहीं होता है लेकिन हीट का कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कंडक्शन ऑफ हीट है। ये कन्वेक्शन ऑफ हीट, इसमें मोलेकुल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, हीट लिए और हीट लेकर मोलेकुल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसका डिफिनीशन ही होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ हीट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट विथ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ मोलेकुल, अणुओं के स्थान में परिवर्तन के साथ यदि हीट का संचरण होता है तो इसे हम लोग कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईंट ले जाना है दूसरे से, एक टोकरी उठाया एक आदमी और टोकरी में 2-4-5 को ईंट रख दीजिए और लेके जाके वहां फेंक आया, तो आदमी स्वयं चला गया वहां, ईंट तो गया ही, आदमी भी चला गया, तब मोलेकुल के भी प्लेस में चेंज हुआ और हीट का भी तो ट्रांसफर हो गया। मतलब कि ये हुआ, यहाँ से मोलेकुल उठाया और टुक 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 चलते हुए यहाँ आ गया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ से आया, फिर उठाया, टुक 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 चलते हुए यहाँ आ गया। ये कन्वेक्शन ऑफ हीट है। कन्वेक्शन ऑफ हीट में एक बात ध्यान रखना है कि हीट का ट्रांसफर केवल ऊपर की ओर होता है, साइड में नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसमें क्या कहे थे कि इसमें इसका ट्रांसमिशन चारों तरफ, कहीं जिधर मन करे उधर हो सकता है, और इसमें केवल ऊपर ही होगा। आग जो हम लोग जलाते हैं तो उसका हीट का मैक्सिमम पोर्शन ऊपर जाता है, अगल बगल में हीट कम जाता है। यदि अगल बगल में जाता भी है तो वो कंडक्शन मेथड से जाता है, कन्वेक्शन मेथड से नहीं जाता है। अब रह गया रेडिएशन मेथड। रेडिएशन, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट हेल्प ऑफ मोलेकुल ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम के मोलेकुल की इसमें जरूरत ही नहीं है, रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। यहाँ से एक के बाद यहाँ से उठा, फट यहाँ फेंका गया, यहाँ से उठा, फट यहाँ फेंका गया। जैसे ईंट को ले जाना हो दूसरी जगह और यहाँ से ईंट उठा के हम फेंक दें, तो हम भी यहीं हैं, एयर के मोलेकुल यहीं है लेकिन हीट चला गया वहाँ, तो ये रेडिएशन ऑफ हीट है। मतलब कि द ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट हेल्प ऑफ मोलेकुल ऑफ मीडियम, मतलब कि ऊष्मा के संचरण का वह विधि जिसमें माध्यम के अणुओं की जरूरत ही नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब इसको आप एक तरह से तनी और आगे बढ़ेंगे हम लोग 12th ओवर में, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट, आपका लाइट है, लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसको मीडियम की कहीं कोई जरूरत ही नहीं। यह और जैसे सन से लाइट यहाँ आ गया, सन से लाइट यहाँ आ गया तो उसको बीच में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से हीट यहाँ आ गया, इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ना तो बीच में तो बहुत वैक्यूम है, वैक्यूम है तो ना हीट आता ना लाइट आता, तो हीट और लाइट को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हीट का ट्रांसमिशन यदि बिना मोलेकुल के, बिना मीडियम की सहायता के हो जाता है तो इसको हम लोग रेडिएशन ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आवे तो कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो प्रॉब्लम आपको हो तो थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, वो टॉपिक हम बता देंगे। फिर अभी सब टॉपिक नहीं हुआ है तो आप जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक बोलिएगा, वो बता देंगे। ये तो तीनों कोई बात नहीं है, ये तो साधारण सा समझने का बात है। एगो इसमें कंडक्शन ऑफ हीट में आपको जानना है, पढ़ना है
थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी उष्मा चालकता। अब देखिए कौन सा सब्सटेंस हीट को ट्रांसमिशन करेगा कंडक्शन मेथड से, वो उसके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी को हम लोग उष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे मेटल हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो एकदम कर देता है, लेकिन वुड नहीं कंडक्टर है। तो कौन चीज कितना कंडक्टर होगा ये आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए, उसी से थर्मल कंडक्टिविटी शब्द आया। अब देखिए आप भी ये बता सकते हैं कि कैसे क्या होता है। आप कल्पना कीजिए कि यह एक रॉड है, ऐसे मान लीजिए कि यह रॉड है और यहाँ आप कुछ सोर्स ऑफ हीट रख दिए, ऐसे यहाँ सोर्स रख दिए, तो ये इस सोर्स से हीट जो निकलेगा कंडक्शन मेथड से यहाँ आएगा, ठीक है। कंडक्शन मेथड से यहाँ आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, यह पोर्शन इसका तो सोर्स के कांटेक्ट में न रखा हुआ है, तो सोर्स के जो टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर इसका हो जाएगा θ1। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, ये θ1 है, तो ये तो हीट सोर्स के कांटेक्ट में है, ये पोर्शन अपने आप में है, तो इसका टेम्परेचर स्वाभाविक है कि कम होगा, ठीक है। हीट इधर से इधर जाएगा। एक बात आप जानते ही हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। ये तो बात, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हीट का ट्रांसफर हो भी नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा मशीन एनर्जी वगैरह लगाना पड़ता है। तो आप अपना से सोचिए कि यहाँ से हीट जो इधर जाएगा एक छोटे से टाइम में, छोटा टाइम में हम देख लें तो उसको डेल्टा क्यू हम देखते हैं, माने ट्रांसमिटेड हीट। ये हो गया ट्रांसमिटेड हीट, मतलब कितना हीट उधर से उधर गया। ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा, जरा अपनी बुद्धि लगा कर देखिए तो। ये निश्चित रूप से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मोटा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। जितना ही मोटा रॉड लीजिएगा उतना ही ज्यादा हीट जाएगा, आप पतला लीजिएगा तो कम जाइएगा, तो इस कम जाएगा। तो इस हिसाब से डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। हीट जो ट्रांसमिटेड हीट है वो इस रॉड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ जो है यदि बहुत बड़ा हो जाए तो कम जाएगा, छोटा होगा तो तनी जल्दी ज्यादा जाएगा। तो इस हिसाब से ये इसमें ट्रांसमिटेड हीट जो होगा वो इसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि लेंथ यदि ज्यादा हो गया तो कम जाएगा, और लेंथ यदि कम हो गया तो ज्यादा जाएगा। तो इस हिसाब से एगो फार्मूला हो गया डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ क्यू माने हीट है, देखिए थीटा माने टेम्परेचर और क्यू माने हीट। एक बात आपको बता दें कि यहाँ टेम्परेचर को थीटा से इसलिए डिनोट, टेम्परेचर को तो टी से डिनोट करना चाहिए, लेकिन थीटा से इसलिए डिनोट किया गया कि टी टाइम का भी सिंबल है, और इसमें इस फार्मूला में टाइम भी आएगा। अब ये देख लीजिए डेल्टा क्यू और किस बात पे डिपेंड करेगा, तो स्वाभाविक है कि टाइम यदि आप ज्यादा दे दिए, मतलब कि 10 सेकंड तक दे दिए तो उसमें ज्यादा फ्लो होगा, 5 सेकंड तक दिए तो कम फ्लो होगा। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिटेड हीट इसमें टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। टाइम यदि अधिक तो हीट ट्रांसमिटेड अधिक, टाइम कम तो हीट ट्रांसमिटेड कम। तो इसका मतलब कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो गया, टाइम है ये। अब दूसरी एक बात है, भाई देखिए डेल्टा क्यू ये गलत लिखा गया है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एल नहीं है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है तो यहाँ 1/L होगा। गलती लिखा गया था ये। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है उसको बट्टा के अंदर लिखते हैं और जो प्रोपोर्शनल होता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब एक और बात इसमें देखिए कि ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जितना ही ज़्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो उतना ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हो जाए 50 और ये हो जाए 10 तो 40 डिफरेंस हो गया 40 तो ये जल्दी जल्दी जाएगा। और ये 50 हो जाए ये 40 हो जाए तब तो डिफरेंस कम हो गया तो कम ही जाएगा। मतलब कि ट्रांसमिटेड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द टू एंड्स। दोनों किनारों के ताप के अंतर के प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसमिटेड हीट। मतलब कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू θ1 माइनस θ2। इन चारों को एक साथ अब देखिए हम मिलाते हैं, इन चारों को एक साथ मिला देंगे तो ये हो गया डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन चारों को एक साथ मिला दिया जाए तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू ए ऊपर है θ1 माइनस θ2 ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू डेल्टा टी। एल नीचे है तो बाई ए। तो इस हिसाब से प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे दिया जाता है के डेल्टा क्यू। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट दे दिया गया तो यहाँ कांस्टेंट के हो गया। अब बाकी ये सब उतर गया ए θ1 माइनस θ2 इंटू डेल्टा टी अपॉन ए। यहाँ ये आपका डेल्टा क्यू का फार्मूला हो गया। यही के यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लेकिन इसी के को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ऊष्मा चालकता कहते हैं। ये थर्मल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के का जो मान है वो डिफरेंट मटेरियल पे उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। इसमें एक दिन और हम बता देंगे आपको कि के का यूनिट क्या हो सकता है, के का डायमेंशन क्या हो सकता है। ये अभी आप जान जाइए कि द हेयर माने यहाँ कांस्टेंट के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी है और इसका मान सभी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए सबके लिए इसका मान अलग अलग होता है। आयरन का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, इस सब का अलग अलग होता है। जनरली ये सब याद नहीं करते हैं, वो दो याद कर लीजिए और नहीं तो ये मान न्यूमेरिकल में इसका मान दिया रहता है। ठीक है, थैंक यू।